हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल AK बायोलॉजी में स्वागत। अपन पढ़े थे 12th बायोलॉजी का चैप्टर प्रकाश लेसन, जिसमें पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था प्रकाश लेसन की क्रियाविधि पढ़ रहे थे, जिसमें पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया था प्रकाशिक अभिक्रिया। आज का अपना दूसरा टॉपिक है उसमें अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो देखिए आज का अपना टॉपिक रहेगा अप्रकाशिक अभिक्रिया। इससे पीछे हमने प्रकाशिक अभिक्रिया को पढ़ लिया था। अब दूसरा कौन सा है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो देखिए अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है कि जो प्रकाश की अनुपस्थिति के अंदर चलती है, प्रकाश की अनुपस्थिति के अंदर चलती है। ठीक है, उसके बाद में अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज किसने की थी? तो ब्लैकमैन ने की थी। किसने की थी? ब्लैकमैन ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। कब की थी? 1901 के अंदर की थी। ठीक है, उसके बाद में केल्विन ने इसको क्या बताया था? जैव रासायनिक प्रक्रम के अंदर बताया था इसने। जैव रासायनिक अभिक्रिया के अंदर केल्विन ने बताया था इसको। ठीक है, ब्लैकमैन ने भी खोज की अप्रकाशिक अभिक्रिया की, लेकिन केल्विन ने इसको क्या बताया? जैव रासायनिक अभिक्रिया के रूप में इसको बताया था। ठीक है, जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है उसको पादप के कौन से भाग के अंदर चलती है? तो पादप के जो पर्णहरित कोशिका होती है, पर्णहरित कोशिका उसके स्ट्रोमा भाग के अंदर, उसके स्ट्रोमा भाग के अंदर कौन सी चलती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब देखो स्ट्रोमा भाग कौन सा था? अपन देखिए पर्णहरित की कोशिका है। ठीक है, इसके अंदर जो सिक्के के समान संरचना ही होती है उन्हें क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। अगर थाइलेकोइड ढांचे या एक चट्टे के रूप में तो उसे क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेनम। और दो ग्रेनम को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? पीठिका नलिका कहलाती है। ये क्या हो गया? अपना दूसरा ग्रेनम हो गया। ठीक है, और जितने भी सारे ग्रेनम हैं, सारे ग्रेनम जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? ग्रेना का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ग्रेना का निर्माण करते हैं। ग्रेना के अलावा उसका जो तरल वाला भाग है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये इसका कौन सा कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। कौन सा कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया पादप के कौन से? पर्णहरित के स्ट्रोमा भाग के अंदर चलती है। अब इस अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? अपने प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर पढ़ा था जल का अपघटन। क्या होता है? जल का अपघटन। लेकिन अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? CO2 का अपचयन होता है। CO2 का क्या होता है? अपचयन होता है। ठीक है, और CO2 के अपचयन के दौरान किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। लेकिन अपन देखो इसकी पूर्ण अभिक्रिया देखें तो अपनी पूर्ण अभिक्रिया थी H2O प्लस CO2। ठीक है, जिसके दौरान किसका निर्माण? ग्लूकोज का निर्माण, प्लस में ऑक्सीजन और प्लस में क्या? जल का निर्माण हो रहा था। लेकिन अपन ने इसका जल का अपघटन तो क्या किया था? पढ़ लिया था। अब क्या पढ़ना है? CO2 का अपचयन। तो जल का अपघटन तो किसके अंदर होता है? प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर। किसके अंदर होता है? प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर। लेकिन अब दूसरा बता CO2 का अपचयन। CO2 का क्या होता है? अपचयन होता है। और CO2 का अपचयन कौन सी अभिक्रिया के अंदर होता है? तो अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर होता है। ठीक है, तो अपने को क्या पढ़ना है? CO2 का अपचयन पढ़ना है। ठीक है, और CO2 के अपचयन के आधार पर अलग अलग पादपों में कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो 3 प्रकार की देखिए कौन कौन सी होती है। सबसे पहली होती है C3 चक्कर। इसको क्या बोलते हैं? केल्विन बेंसन चक्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केल्विन बेंसन चक्कर बोलते हैं इसको। ठीक है, 3 प्रकार की कौन कौन सी? केल्विन बेंसन चक्कर, दूसरा होता है हेज-सलेक चक्कर। कौन सा होता है? हेज-सलेक चक्कर। और तीसरा होता है केम चक्कर। कौन सा होता है? केम चक्कर। ठीक है, तो जो CO2 का अपचयन है उसके आधार पर अलग अलग पादपों में क्या होती है? अलग अलग होती है। सबसे पहला कौन सा? केल्विन बेंसन चक्कर, ये इसको क्या बोलते हैं? C3 साइकिल, केल्विन साइकिल। दूसरा होता है हेज-सलेक चक्कर, जिसको क्या बोलते हैं? C4 चक्कर। और तीसरी कौन सी होती है? केम चक्कर, और इसको क्या बोलते हैं? क्रिसुलेशन मल उपापचय चक्कर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ेंगे? केल्विन बेंसन चक्कर। तो देखिए सबसे पहले केल्विन बेंसन चक्कर। अब देखिए केल्विन बेंसन चक्कर के अंदर क्या होता है? अपन इसको पूरे ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखना अपने। तो देखिए सबसे पहला कौन सा होता है? केल्विन बेंसन चक्कर। केल्विन बेंसन चक्कर। पहले तो इसके बारे में कुछ समझते हैं कि केल्विन बेंसन चक्कर की खोज किसने की थी? तो अपने को नाम से ही पता चला केल्विन और बेंसन ये वैज्ञानिक के नाम है, और इन्हीं के आधार पर इस चक्कर का नामकरण किया गया था। ठीक है, किसके अंदर खोजा गया था? तो ये क्लोरेला के अंदर। किसके अंदर खोजा गया था? क्लोरेला के अंदर खोजा गया था। और क्लोरेला क्या होता है? एक हरी शैवाल होती है। क्या होती है? क्लोरेला हरी शैवाल, एक कोशिकीय हरी शैवाल होती है। एक कोशिकीय
एक कोशिकीय हरी शैवाल होती है, क्या होती है? क्लोरेला। ठीक है, इस केल्विन मेंशन चक्कर की खोज किसके अंदर को की गई थी? क्लोरेला के अंदर, जो क्या होती है? हरी शैवाल होती है, जो क्या होती है? एक कोशिकीय होती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए कि जो केल्विन मेंशन चक्कर है, ठीक है, इसकी क्लोरेला पादप के अंदर, एक कोशिकीय पादप के अंदर इसकी खोज की गई थी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जब खोजा गया तो इसके अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद बना था, क्या बना था? प्रथम स्थायी उत्पाद बना था, वो क्या बना था? 3PGA बना था। क्या बना था? 3PGA। इसका पूरा नाम क्या है? 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बना था। क्या बना? 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बना था, जो प्रथम स्थायी उत्पाद था। कौन सा था? प्रथम स्थायी उत्पाद था। ठीक है, और जो प्रथम स्थायी उत्पाद था वो कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का था। कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का। और इसी के आधार पर इसको क्या बोलते हैं? C3 चक्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? C3 चक्कर बोलते हैं। ठीक है, खोज किसने की थी? केल्विन में बेंसन ने की थी। ठीक है, और केल्विन में बेंसन ने खोज कब की थी? 1905 के अंदर की थी। ठीक है, और 1961 के अंदर केल्विन में बेंसन को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसकी खोज के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो सबसे पहले केल्विन बेंसन को किसके अंदर खोजा गया था? क्लोरेला। और क्लोरेला क्या होती है? हरी शैवाल होती है, जो क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। ठीक है, और जिसके दौरान जो प्रथम बनने वाला उत्पाद क्या था? प्रथम स्थायी उत्पाद क्या था? 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल, जो कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। और 3 कार्बन का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? C3 चक्कर बोलते हैं। और इसके लिए इनको केल्विन बेंसन को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। कब मिला था? 1961 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में देखिए केल्विन चक्कर, इस पूरे साइकिल को देखिए। ठीक है, देखिए अपन इसको पूरी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रूबी, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे रूबी। आपको कुछ नाम से पता चला, मतलब एक कोई लड़की का नाम है। क्या? एक लड़की का नाम है रूबी। क्या? एक लड़की है जिसने क्या खा लिया था? CO2 खा लिया था। क्या खा लिया था? CO2 खा लिया था। और रूबी ने जैसे CO2 को खाया तो रूबी क्या हो गई? पागल हो गई। रूबी क्या हो गई? पागल हो गई। तो यहाँ पे जब रूबी ने क्या खाया? CO2 खाया, तो वो क्या हो गई? पागल हो गई। जिसके दौरान यहाँ पे कौन सी विक्रिया होगी? कार्बोक्सिलेशन विक्रिया। कौन सी होगी? कार्बोक्सिलेशन विक्रिया होगी। ठीक है, कि जैसे रूबी नाम की लड़की ने क्या खाया? CO2 खाया, तो वो क्या हो गई? पागल हो गई। जिसके दौरान यहाँ पे कौन सी विक्रिया होगी? कार्बोक्सिलेशन होगी। ठीक है, तो जैसे ही जो पागल हुई तो उसको किसके पास ले गए? डॉक्टर के पास ले गए। ठीक है, और डॉक्टर ने इसको क्या लगाए? 3 पंच लगाए। क्या लगाए? डॉक्टर ने इसको 3 पंच लगाए। ठीक है, जिसके दौरान उसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन मतलब उसका अपचयन हो गया। उसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। ठीक है, और जैसे 3 पंच लगाए डॉक्टर ने, तो रूबी क्या हो गई? वापस उसका रीजनरेशन हो गया। रूबी का क्या हो गया? वापस रीजनरेशन, मतलब उसका पुनर्निर्माण हो गया। क्या हो गया? पुनर्निर्माण। तो अपने को देखिए C3 चक्र के अंदर सिर्फ 3 ही चीजें पढ़नी है। सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन, उसके बाद में अपचयन, और तीसरा उसका पुनर्निर्माण। ठीक है, तो ये तो ट्रिक। अब इसका अगर संयुक्त रूप से इसके नाम देखें तो सबसे पहले होता है RUBP। इसका नाम होता है राइबोलोज 1,5 मोनोफॉस्फेट। राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट। क्या होता है? सॉरी, राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट होता है इसका। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 5 सॉरी पागल, तो इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे इसका नाम होगा फास्फोलिकरण। इसका क्या होगा? यहाँ पे फास्फोलिकरण विक्रिया। ठीक है, उसके बाद 3 पंच, तो यहाँ पे क्या होगा? स्टार्च। यहाँ पे क्या होगा? स्टार्च सर्कल। ठीक है, तो इस पूरे चक्कर को देखिए। ये तो थी इसकी ट्रिक। ये तो क्या थी इसकी ट्रिक। अब इसको चक्कर को पढ़ेंगे। सबसे पहले दोबारा बता देता हूँ एक बार फिर से कि रूबी नाम की लड़की थी जिसने क्या खा लिया था? CO2, जिसके कारण वो क्या हो गई? पागल हो गई। और CO2 खाने से यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? कार्बोक्सिलेशन विक्रिया होगी। ठीक है, और जैसे ही उसको पागल हुई तो उसको किसके पास ले गई? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर ने क्या लगाया? 3 पंच लगाए, जिसके कारण उसका क्या हो? रिडक्शन, मतलब उसका अपचयन हो गया। क्या हो गया? उसका अपचयन। और जैसे उसने डॉक्टर ने 3 पंच लगाए तो उसका क्या हो गया? रीजनरेशन, मतलब उसका क्या हो गया? पुनर्निर्माण हो गया। वो रूबी क्या होगी? वापस से ठीक हो गई। ठीक है, ये तो थी इसकी ट्रिक। अब इसको पूर्ण रूप से समझते हैं, इस C3 साइकिल को। ठीक है, तो देखिए ध्यान से बोर्ड पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का ये C3 चक्कर। तो सबसे पहले देखिए RUBP।
तो RUPP क्या होता है, यहाँ पे एक प्रकार की क्या होती है, ग्राही होती है, एक प्रकार की क्या होती है, ग्राही। अपने इससे पहले पढ़ा था प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर, क्या पढ़ा था, प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर, जिसके अंदर क्या हो रहा था, फोटोन, जो सूर्य के कण क्या थे, फोटोन के कण आ रहे थे, वो किसी वर्णक से टकरा रहे थे, किसी वर्णक से टकरा रहे थे, जिसके कारण उनको टकराने के बाद उनसे इलेक्ट्रॉन क्या निकल रहे थे, बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन क्या निकल रहे थे, बाहर निकल रहे थे। सेम वही प्रोसेस होगी, यहाँ पे क्या होगी, ग्राही होगी, यहाँ पे भी क्या होगी, ग्राही। वहां पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे वो किससे गुजर रहे थे, किसी ग्राही से गुजर रहे थे, किससे गुजर रहे थे, किसी ग्राही से गुजरेंगे। तो यहाँ से भी क्या होगा कि वहां पे तो इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, CO2 होगा, उसकी जगह क्या होगा, CO2 होगा, जो किसके साथ है, RUPP ग्राही के पास आएगा। ठीक है, जो RUPP होती है राइबोलोज 1,5 मोनोफॉस्फेट, जो कितने कार्बन की होती है, 5 कार्बन की, कितने कार्बन की, 5 कार्बन की। और यहां से समझना इसको कि जो RUPP 5 कार्बन की है, लेकिन अपने को किसका निर्माण करना है, ग्लूकोज स्टार्च शर्करा का निर्माण करना है, जो कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का, कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। तो 5 कार्बन से तो अपने को उत्पाद बनेगा नहीं, 5 कार्बन से तो अपने उत्पाद बनेगा नहीं, तो अपने को कार्बन कितने चाहिए, अपने को यहाँ पे 6 कार्बन होंगे, तभी यहाँ अपन किसका निर्माण कर सकेंगे, ग्लूकोज का निर्माण कर सकेंगे। और 6 कार्बन के लिए अपने को क्या चाहिए, एक CO2 चाहिए, एक क्या चाहिए, CO2। तो CO2 कहां से आएगी, एक CO2 कहां से आएगी, वातावरण से, कहां से आएगी, वातावरण से, किसके द्वारा, पत्तियों के अंदर जो रंध्र है उनके द्वारा वातावरण से क्या आएगी, एक CO2 आएगी। तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए अपने पास, एक कार्बन ये था, 5 कार्बन पहले से अब थे अपने पास, कितने कार्बन हो गए टोटल, 6 कार्बन, कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। अब 6 कार्बन से अपने पास के जो प्रथम स्थायी उत्पाद बन जाएगा, और साथ में क्या आएगा, इसके साथ में जल की भी मात्रा आएगी। ठीक है, तो RUPP के द्वारा जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनेगा, प्रथम स्थायी उत्पाद मैंने बताया था क्या बनेगा, 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा, क्या बनेगा, 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा, जो कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का, कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। लेकिन यहाँ पे अपने पास टोटल कितने कार्बन हो गए थे, 6 कार्बन, कितने कार्बन हो गए थे, टोटल 6 कार्बन हो गए, लेकिन जो उत्पाद बना वो कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। तो ये कैसे, ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से समझना कि जो प्रथम स्थायी उत्पाद बना है 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, जो 3 कार्बन का है, लेकिन यहाँ पे अणु कितने हैं, 2 अणु। अणु कैसे, तो देखिए, मान लो एक अणु ये हो गया, यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन, दूसरा अणु ये हो गया, ये कितने कार्बन हो गए, टोटल 6 कार्बन, कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन, मतलब 3-3 कार्बन के क्या बनेंगे, यहाँ पे 2 अणु बनेंगे, क्या बनेंगे, 3-3 कार्बन के 2 अणु बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है कितने कार्बन का बनता है, 3 कार्बन का, लेकिन अणु कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। और यहाँ पे विक्रिया कौन सी हो रही है, कार्बोक्सिलेशन, कौन सी हो रही है, कार्बोक्सिलेशन विक्रिया हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा कार्य कर रहा है, तो कार्बोक्सिलेज, कौन सा एंजाइम कार्य कर रहा है, कार्बोक्सिलेज। और दूसरा इसके अलावा कौन सा एंजाइम कार्य कर रहा है, रूबिस्को एंजाइम, कार्बोक्सिलेज, और दूसरा कौन सा एंजाइम कार्य कर रहा है, रूबिस्को एंजाइम कार्य करता है। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि अपने पास RUPP जो प्रथम ग्राही है, जो कितने कार्बन की होती है, 5 कार्बन की, 5 कार्बन से उत्पाद बनेगा नहीं, तो एक कार्बन कहां से आएगा, वातावरण से आएगा। ठीक है, किनके द्वारा, पत्तियों के द्वारा, जो पत्तियों पर जो रंध्र होते हैं उनके द्वारा क्या आएगा, एक कार्बन आएगा। तो टोटल कितने कार्बन हो गए अपने पास, 6 कार्बन हो गए, और 6 कार्बन से जो प्रथम स्थायी उत्पाद बन जाएगा। तो प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनेगा, 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल, जो कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का, लेकिन यहाँ 3 कार्बन की क्या बनेंगे, 2 अणु बनेंगे। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा करेगा, कार्बोक्सिलेज, और दूसरा एंजाइम कौन सा कार्य करेगा, रूबिस्को एंजाइम। और यहाँ पे प्रोसेस या अभिक्रिया कौन सी होगी, तो कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया होगी। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट उत्पाद बनेगा, ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, 3-फास्फो या 1,3-डाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा, क्या बनेगा, 1,3-डाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल, या इसको बोल सकते हैं 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बोलते हैं। डाई या बिस एक ही होता है, डाई और दूसरा कौन सा, बिस, एक ही चीज है ये दोनों। ठीक है, इसको बोल सकते हैं 1,3-डाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल, या इसको बोल सकते हैं 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ये भी कितने कार्बन का बनेगा, ये भी बनेगा 3 कार्बन के, और 3 कार्बन के कितने अणु बनेंगे, 2 अणु, कितने अणु बनेंगे, 2 अणु बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा कार्य करेगा, तो हेक्साकाइनेज, यहाँ पे कौन सा एंजाइम कार्य करेगा, हेक्साकाइनेज एंजाइम कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल के बाद क्या बनता है, 1,3-डाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल, जो कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन, और 3 कार्बन कितने अणु, 2 अणु। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट उत्पाद
लेकिन यहाँ से एक चीज समझना कि जब RUBP से क्या बना, 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बना, फिर उसके बाद 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल से क्या बना, 1,3-डाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल बना। तो यहाँ पे किसका निर्माण होता है, ATP का निर्माण। किसका निर्माण होता है, ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण, ATP ऊर्जा का निर्माण। और किसके द्वारा होता है, ADP प्लस IP से, ADP प्लस IP। कल मैंने इसको पिछले लेक्चर में इसकी फुल फॉर्म बताई थी, एडेनिन डाई फॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फास्फेट, जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है, ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बनेगा, 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगा। अब यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे क्या है, 1,3-डाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल है। यहाँ पे क्या है, अम्ल। अपने पास यहाँ पे क्या है, अम्ल। और यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। ध्यान से समझना कि 1,3-डाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल के बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन रहा है। मतलब यहाँ पे अम्ल से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। और अम्ल से जब एल्डिहाइड बनता है तो कौन सी प्रोसेस होती है, रिडक्शन अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है, रिडक्शन, या इसको क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे जो 1,3-डाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल है वो कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। और नेक्स्ट उत्पाद भी कितने कार्बन का बनेगा, 3 कार्बन। 3 कार्बन कितने अणु बनेंगे, 2 अणु बनेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझना कि अम्ल से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। अम्ल से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। और जब अम्ल से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, तो कौन सी प्रोसेस होती है, अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है, अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया होती है। और यहाँ पे किसका निर्माण होगा, NADPH2 का। किसका, NADPH2 का। किसके द्वारा, NADP प्लस IP। और इसका पूरा नाम क्या होता है, निकोटीन एमाइड डाईफॉस्फेट। इसका पूरा नाम क्या होता है, निकोटीन एमाइड डाईफॉस्फेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फास्फोग्लिसरिक अम्ल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और अम्ल से जब एल्डिहाइड बनता है तो क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है, रिडक्शन अभिक्रिया होती है। और यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है, NADPH2 का। और यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, ATP का निर्माण हो गया। ये भी क्या एक प्रकार की ऊर्जा है, ये भी क्या एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन इसके अंदर ऊर्जा की मात्रा क्या है, ATP की मात्रा क्या है, ज्यादा। और यहाँ पे 1 ATP है, लेकिन यहाँ पे ATP कितनी होती है, 2 ATP। कितनी ATP होती है, सॉरी 3 ATP। यहाँ पे कितनी ATP होती है, 3 ATP। NADPH2 के अंदर कितनी ATP होती है, 3 ATP होती है। ठीक है, और यहाँ पे कितनी है, एक ही ऊर्जा की मात्रा है। ठीक है, अब देखिए फास्फोग्लिसरिक अम्ल से क्या बना, एल्डिहाइड। अब उसके बाद में क्या बनेगा, जो यहाँ पे 3 कार्बन का है। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन। देखिए टोटल कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन। और मैंने ट्रिक के अंदर बताया था कि सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन हो गया। उसके बाद दूसरा क्या बताया था, अपचयन। क्या हो गया, अपचयन भी हो गया। अब तीसरा क्या बच गया, पुनर्निर्माण बच गया। क्या बच गया, पुनर्निर्माण। किसका पुनर्निर्माण, RUBP का पुनर्निर्माण। अब देखो पुनर्निर्माण कैसे होगा कि यहाँ पे अपने पास 6 कार्बन, शुरुआत में कितने कार्बन थे, इसके पास 5, एक यहाँ से मिला 6 कार्बन। और यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए टोटल। लेकिन अपने को एंड में यहाँ पे कितने पहुंचाने, 5 पहुंचाने। कितने पहुंचाने, 5 पहुंचाने, तभी ये चक्कर क्या चलेगा, बार बार चलेगा। ठीक है, तो अपने को नेक्स्ट उत्पाद कितने कार्बन का चाहिएगा, 5 कार्बन का। कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। तो लेकिन यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन। कितने कार्बन, 6 कार्बन। अब 6 कार्बन में से एक कार्बन यहाँ से अलग हो जाएगा। एक कार्बन यहाँ से अलग हो गया, बचे कितने कार्बन, 5 कार्बन। कितने कार्बन बचे, उस 5 कार्बन से किसका होगा, RUBP का क्या होगा, पुनर्निर्माण। RUBP का क्या होगा, पुनर्निर्माण। अब पुनर्निर्माण कैसे होगा कि यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो बनेगा 5 राइबोलोज। क्या बनेगा, या सीधा लिख दो, राइबोलोज बनेगा। और दूसरा कौन सा बनेगा, प्लस में जाइलूलोज बनेगा। क्या बनेगा, जाइलूलोज, जो कितने कार्बन का होता है, टोटल 5 कार्बन का। कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। अब इसका क्या होगा, पुनर्निर्माण। किसका पुनर्निर्माण, RUBP का पुनर्निर्माण होगा। किसका, RUBP का पुनर्निर्माण। यहां से समझना कि जो 6 कार्बन का बन रहा है और यहां से जो 6 कार्बन, लेकिन अपने को एंड में 5 कार्बन चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक कार्बन से किसका निर्माण होगा, ग्लूकोज का निर्माण। लेकिन एक कार्बन से तो ग्लूकोज का निर्माण नहीं हुआ ना, ग्लूकोज के निर्माण के लिए 6 कार्बन चाहिए। उसको बताऊंगा मैं अभी। यहाँ पे समझना कि एक कार्बन यहाँ से अलग हो गया, इतना समझना यहाँ से कि एक कार्बन यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया। और 5 कार्बन किसका निर्माण करेंगे, RUBP का पुनर्निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कार्बन है अपने पास, 5 कार्बन। ठीक है, अब नेक्स्ट उत्पाद क्या बनेगा, राइबोलोज। देखो RUBP क्या करने पास, RUBP कितने कार्बन के, 5 कार्बन। तो अपने को उत्पाद भी क्या बनाना पड़ेगा, 5 कार्बन। तो यहाँ पे कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन। तो नेक्स्ट उत्पाद क्या बनेगा, राइबोलोज
5 मोनोफॉस्फेट। क्या बनेगा? राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट, जो कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का। कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। फिर राइबोलोज मोनोफॉस्फेट से किसका निर्माण होगा? आरयूबीपी का क्या हो जाएगा? पुनर्निर्माण। और यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा? एटीपी का निर्माण। किसके द्वारा हो जाएगा? एडीपी प्लस आईपी के द्वारा। समझ में आया ना? कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड जो कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। उस 6 कार्बन से एक कार्बन से ग्लूकोज का निर्माण और 5 कार्बन किसका निर्माण करेंगे? आरयूबी का पुनर्निर्माण। लेकिन एक कार्बन से यहाँ पे किसका निर्माण नहीं होगा? ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ से समझना ध्यान से कि ये चक्कर एक बार चल रहा है, तो यहाँ पे कितने कार्बन अलग हो रहे हैं? एक कार्बन अलग हो रहे हैं। तो ये चक्कर कितनी बार चलेगा तब ग्लूकोज का निर्माण होगा? तो ये चक्कर पूरा चक्कर कितनी बार चलेगा? 6 बार चलेगा। कितनी बार चलेगा? 6 बार। तभी क्या एक ग्लूकोज के अणु का क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक है, इस तरह से ये चक्कर कितनी बार चलेगा? 6 बार। 6 बार चलने के बाद किसका निर्माण होगा? एक अणु ग्लूकोज का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज का आगे निर्माण कैसे होगा उसको समझना। यहाँ से ये बना गया था पूरा C3 चक्कर, इसको यहाँ तक समझिए, फिर उसके बाद में ग्लूकोज का निर्माण बताता हूँ आगे कैसे होता है। ठीक है, इसको चलो दोबारा बता देता हूँ एक बार। इस सबसे पहले अपनी आरयूबी क्या होती है? एक प्रकार की ग्राही होती है, और जो कितनी कार्बन की होती है? 5 कार्बन की। लेकिन 5 कार्बन से कभी भी स्थायी उत्पादन नहीं बनता। तो एक कार्बन कहां से आएगा? वातावरण से। और वातावरण से किसके द्वारा? जो पत्तियां हैं उनके अंदर जो रंध्र है उनके द्वारा क्या आएगा? एक कार्बन आएगा। और साथ में किसकी मात्रा? जल की मात्रा। अपने पास टोटल कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन। और 6 कार्बन से क्या बन जाएगा? प्रथम स्थायी उत्पाद बन जाएगा। और प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनेगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा, जो कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन का। और 3 कार्बन की क्या? 3 कार्बन का होते हैं को क्या बोलते हैं? C3 चक्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C3 चक्कर। और यहाँ पे 3 कार्बन की क्या होंगे? 2 अणु। अपने थे 6 कार्बन, यहाँ पे क्या बना? 3 कार्बन। मतलब 3 कार्बन की क्या होंगे? 2 अणु। मतलब एक अणु ये हो गया, दूसरा अणु ये हो गया, मतलब सेम इसके जैसा। ऐसे समझो, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है प्लस 3PG। ये क्या हो गया? एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया, मतलब 2 अणु बने। फिर उसके बाद में क्या होगा? यहाँ पे कौन सा एंजाइम कार्य करेगा? कार्बोक्सिलेज, रूबिस को यहाँ पे। और कौन सी अभिक्रिया? कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा उत्पाद बनेगा? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा। और यहाँ पे किसका निर्माण होगा? एक अणु एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से क्या बनेगा? नेक्स्ट 3-फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरैल्डिहाइड। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ से अम्ल से क्या बन रहा है? एल्डिहाइड। अम्ल से क्या बन रहा है? एल्डिहाइड। और अम्ल से जब एल्डिहाइड बनता है तो कौन सी प्रोसेस होती है? रिडक्शन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया होती है। तो पहला कौन सा? कार्बोक्सिलेशन। दूसरी कौन सी होगी? अपचयन अभिक्रिया। अब तीसरी कौन सी बची? आरयूबीपी का पुनर्निर्माण। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड बन रहा है अपने पास, ठीक है, जो कितने कार्बन का है? 6 कार्बन। इसमें से एक कार्बन अलग हो जाएगा और 5 कार्बन से क्या हो जाएगा? आरयूबीपी का पुनर्निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो एक कार्बन जो अलग हुआ, उस एक कार्बन से तो ग्लूकोज का निर्माण होगा नहीं। तो ये कब चक्कर पूरा कितनी बार चलेगा? 6 बार चलेगा, जिससे एक अणु ग्लूकोज का क्या होगा? निर्माण होगा। अब देखो एक अणु ग्लूकोज का निर्माण कैसे होगा वो पढ़ेंगे अपन इसको। लास्ट अपना टॉपिक रहेगा ग्लूकोज का निर्माण। देखिए ग्लूकोज का निर्माण, अपने पास जो यहाँ पे उत्पाद बना था वो क्या बना था? 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना था। ठीक है, जो कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। और 3 कार्बन, अपने टोटल कितने कार्बन थे? 6 कार्बन। और दूसरा उसके पास क्या होता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दूसरा कौन सा होता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर इन दोनों के द्वारा किसका निर्माण होगा? 1,3 या ऐसे बोलो फ्रक्टोज 1,3 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,3 फॉस्फेट का निर्माण होता है। ठीक है, फिर इन दोनों के द्वारा फ्रक्टोज 1,3 फॉस्फेट का निर्माण, और इसके द्वारा किसका? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण। इसका निर्माण फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण। किसका निर्माण? ग्लूकोज का निर्माण। और ग्लूकोज आगे किसमें टूटेगा? सुक्रोज में। और सुक्रोज आगे किसमें टूटेगा? स्टार्च में। इस तरह से किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का क्या होता है? निर्माण। और ग्लूकोज का निर्माण कितने कार्बन? 6 कार्बन। तो पूरा साइकिल कितने बार चलेगा? 6 बार चलेगा। आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। अप्रकाशिक अभिक्रिया का पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ, C3 चक्कर। अब दूसरा टॉपिक रहेगा इसका C4 चक्कर, वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।